एलपी 2024 में अलजेब्रा से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, वह भी मात्र कुछ ही सेकंड में। हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। और सभी ऑप्शन को देखिए, सभी ऑप्शन में जो है वह पूर्ण वर्ग के रूप में उसको व्यक्त किया गया है। लेकिन किस ऑप्शन को सोल्व करने पर वैल्यू इसके बराबर आएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को, पिछले सेट में भी आप सोल्व किए थे। ए बी सी का वैल्यू खुद से आपको मानना है और वह वैल्यू हम क्या लेंगे, एक। यानी ए का भी वैल्यू एक, बी का भी वैल्यू एक और सी का भी वैल्यू एक। अब देखिए, जहां ए है वहां एक, जहां बी है वहां भी एक, जहां सी है वहां भी एक, यानी सब जगह ए गुने बी तो एक गुने एक एक रहेगा। अब आइए कैलकुलेट करिए, यह हमारा क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर एक होगा। तो देखिए एक और नौ दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह में से 6 माइनस करेंगे 5 होगा, 5 प्लस 6 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। यानी यहाँ वैल्यू क्या आ गया आपका, 9 आ गया। अब ढूंढिए कि कौन सी ऑप्शन का मान आपका 9 है। देखिएगा यहाँ पे, एक में से 3 माइनस करेंगे माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपका 9 आ रहा है। यहाँ देखिए एक और तीन चार, चार और एक पाँच, पाँच का स्क्वायर 25, यह वैल्यू आपका 25 दे रहा है। इधर देखिए एक में से 3 माइनस करेंगे माइनस दो में एक जोड़ेंगे, माइनस दो में एक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक, यह भी आपका 9 नहीं आया। इधर देख लीजिए एक, एक माइनस तीन माइनस दो माइनस चार का स्क्वायर प्लस का 16। यानी 9 किस ऑप्शन को सोल्व करने पे आया, विकल्प एक हो। तो अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरू करते हैं, इस सेट के सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आप उसमें 5/18 से गुना कर दीजिए। इससे आपका क्या होता है, स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पीड को बदलने का यह आपका तरीका है, यूनिट बदलने का तरीका। अगर किलोमीटर पर आवर में है 5/18 से गुना करिएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करिएगा तो किलोमीटर पर आवर में। अब इसको मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है वह सेकंड के रूप में दिया है। तो यह हो गया रेलगाड़ी का स्पीड, और इस चाल से समय लगता है 24 सेकेंड। तो चाल गुना समय, इसी से क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। और जो दूरी है वह क्या है, रेलगाड़ी का लंबाई है। क्योंकि 24 सेकंड में रेलगाड़ी जो है वो क्या है, खंभे को पार किया है। और खंभे को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई इतनी दूरी तय की है। किसी व्यक्ति को पार किया, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई इतनी दूरी तय की है। यहाँ से देख लीजिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 24 गुने 20 कितना हो जाएगा आपका, 24 गुने 20 548, या सॉरी 480। यहाँ पे मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, होगा ना, 5 चौके 20, 24 गुना 48, 480 मीटर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, नंबर 3 पे आइए। बोला है पी और क्यू का वेतन 2000 मिला करके पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। आप बताइए, पी 95% खर्च कर दिया, पी का वेतन हम पी मान लिए, 95% खर्च कर दिया, तो पी बचाता कितना है, 5%। आगे देखिए, क्यू अपने वेतन का 85%, अच्छा क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 15%। यह हो गया पी का बचत, यह क्यू का बचत, दोनों का बचत यहाँ पे बोला है बराबर है, इसलिए हम दोनों का बचत निकाले। भाई पी 95% अपने आय का खर्च करता है, यानी बचाता कितना होगा, अपने आय का 5%। पी का आय हम पी मान लिए, क्यू का आय हम क्यू मान लिए। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 5% से काटेंगे 15% को, कितना वैल्यू आएगा इधर, 3। यहाँ से आप पी अनुपात क्यू का मान निकालिए। जो पी के सामने वैल्यू दिख रहा होगा वह पी का मान, और जो क्यू के सामने दिख रहा होगा, क्यू के सामने कुछ नहीं, मतलब ये क्यू का मान 1 हो गया। तो पी और क्यू के वेतन का अनुपात यहाँ से निकल गया, क्योंकि पी का वेतन पी माने थे, क्यू का वेतन क्यू माने थे। आगे देखिए, पी और क्यू का मिलाकर के वेतन कितना है, 2000। यहाँ से बताइए अनुपात में पी और क्यू का वेतन कितना, 4, यानी 2000 जो है अनुपात 4 का मान है, 4 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकला। हमें क्या बताना है, अब उनका बचत समान, पी का वेतन वेतन क्या होगा, पी का वेतन यानी अनुपात 3 का मान क्या होगा, तो 3 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा उससे गुना। 4 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 500। 500 गुने 3 1500, आपके क्वेश्चन का यह आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विकल्प सी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है कि अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर ऋण लिया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष के बाद कितना भुगतान किया जाएगा, 2 साल के बाद। यहाँ गौर से समझिएगा, 10% का मतलब 1 साल में राशि 110 हो जाएगा, कितना से, 100 रुपया से। अगर मूलधन 100 रुपया है ना,
तो इससे राशि कितना हो जाएगा आपका 110 रुपया हो जाएगा। 10% ब्याज जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि अगर मूलधन 100 है तो मिश्रधन क्या होगा 110 हो जाएगा। 1 साल में, 2 साल में कितना तो इसका पावर 2 कर लीजिएगा, 3 साल में कितना तो इसका पावर 3 कर लीजिएगा, 4 साल में कितना तो इसका पावर 4 कर लीजिएगा। अब 0 से 0 काटिए, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि अगर मूलधन 100 रुपया है तो 2 साल में मिश्रधन हो जाएगा 121 रुपए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 9000 की धनराशि, यानी कि 9000 हमारा मूलधन है। तो मूलधन यहाँ पे 9000, यहाँ देखिए यूनिट वाइज मूलधन हमारा कितना है 100, यानी कि 9100 यूनिट का मान है। हमें बताना है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 121 यूनिट का मान क्या होगा, 121 से गुना, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 1 0 है तो 1 0 देंगे, 9 से गुना करिए, 9 एकम 9, 12 नमा 108, यानी 10,890, यही क्या होगा, यही आपका मिश्रधन हो जाएगा। अगर ब्याज निकालना होता तो देखिए यह मूलधन है, यह आपका मिश्रधन है, ब्याज कितना होता है इसमें 21, तो अगर ब्याज निकालना होता चक्रवृद्धि ब्याज तो हम 21 यूनिट का मान निकालते। क्या करना है फिर से समझिए, रेट आपका 10% था, यानी मूलधन अगर 100 रुपया है तो मिश्रधन ऊपर में क्या लिखे हैं हम, मिश्रधन लिखे हैं, और नीचे में क्या लिखे हैं, मूलधन लिखे हैं, ठीक है। 1 साल में, 2 साल में तो पावर 2, 2 साल में अगर मूलधन 100 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 121। अगर मूलधन दिया है इसका मतलब 100 यूनिट का मान दिया है, अगर मिश्रधन देता है इसका मतलब 121 यूनिट का मान देता है। तो जिसका मान देगा उससे भाग कर लेना है, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेना है, बस। आगे बढ़िए, अगला है 9 संतरे और 8 केले का कीमत 276 रुपए। तो हम एक संतरा का कीमत 100 रुपया मानते हैं, तो 9 संतरा का कीमत 9 100 रुपया हो जाएगा, और प्लस 8 केला, एक केला का कीमत वाई रुपया, तो 8 केला का कीमत 8 वाई रुपया मान लिए, और इसका वैल्यू कितना है आपका 276 दे रखा है, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। आगे बोला है संतरा का मूल्य 10% कम हो जाता है। देखिए संतरा का मूल्य पहले x था, अब यह 10% कम हो जाता है, यानी कि इसका 90%, इतना संतरा का अब कीमत हो गया। पहले संतरा का जितना भी कीमत था उसमें 10% की कमी हो गई, यानी संतरा का जो भी कीमत था पहले वाले कीमत के 90% के बराबर अब उसका कीमत हो गया। अब बोला है और केले का मूल्य वही रहता है, यानी केले का मूल्य चेंज नहीं हुआ है। तब 5 संतरा और 10 केला, यानी इस तरीके से कितना संतरा 5, एक संतरा का यह कीमत हो गया, अब 5 संतरा का कीमत इतना, और प्लस कितना केला है 10 केला है, तो एक केला का कीमत वाई, तो 10 केला का कीमत क्या हो जाएगा 10 वाई, और इसका वैल्यू क्या है आपका 210 है। एक बार इसको सोल्व करिए, देखिए एक तो ये हमारा इक्वेशन है, दूसरा हम लोग सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 पंचे 45 में 10 से गुना करेंगे तो 4.5 गुना x होगा, यही तो होगा। देखिए 9 पंचे 45 में 10 से गुना करिएगा, 4.5 में x से गुना 4.5x, और प्लस इधर क्या होगा 10y, और बराबर इधर वैल्यू है आपका 210। ऐसा करते हैं, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, यह हमारा समीकरण 1 था। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम गुना कर लेते हैं 2 से गुना करेंगे सब पूर्णांक में आ जाएगा, तो 4.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 9, तो 9x हो गया, प्लस 10 का 2 गुना क्या हो जाएगा 20, तो 20y हो गया, और बराबर इधर जो वैल्यू है 210, इसका भी 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 420। किसी भी समीकरण के LHS और RHS में समान अंक से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो प्रत्येक में हम 2 से गुना कर दिए। प्रत्येक में 2 से गुना करने पर क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट यहाँ है यहाँ भी, यानी पहले इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है दूसरे में भी वही कोफिशिएंट आपका हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तो 2 गुना किए, यह भी 2 गुना, यह भी आपका 2 गुना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो बाद वाला समीकरण है उसको इसमें से घटा लेंगे, यानी इस समीकरण में से इसको घटाते हैं, तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, माइनस माइनस माइनस, घटाइए, 9x यहाँ भी 9x यहाँ भी कट गया, 20 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 12y का वैल्यू 144, y का मान 144 को काटेंगे 12 से 12, y का मान 12 आ गया। अब y का मान 12 आया है, इसका मतलब है y क्या माने थे, एक केला का कीमत, तो एक केला का कीमत 12 रुपए। अब एक संतरा का कीमत निकालिए, ऐसा करिए y का वैल्यू कहीं भी रख लेते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन में y का मान रख लेते हैं। अगर इसमें हम y का मान रखते हैं तो गौर से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ आपका 9x का 9x रह जाएगा, और प्लस 20y, y का जगह 12, तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, और बराबर इधर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। यहाँ से आपका 9x का वैल्यू कितना आएगा, घटाइए 240 इधर आके 420 में से घटेगा, 10 में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 180, 9 दूना 18, 20, x का वैल्यू 20 आ गया, यानी एक केला का कीमत 20 रुपया, एक केला का कीमत 20 रुपया, और एक संतरा का कीमत 12 रुपया। हमें क्या बताना है, 3 संतरा, तो एक संतरा का कीमत 20 रुपया, तो 3 संतरा का कीमत 3 गुना 20 यानी 60 रुपया हो जाएगा, और 4 केला, एक केला का कीमत 12 रुपया, तो 4 केला का कीमत 12 चौके 48 रुपये, जोड़ लीजिए इसको 108 रुपये आपके क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव ही आपका क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा 108। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या बोला है। एक बंद घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की लागत यानी चारों तरफ से ढकने का लागत 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत बताइए। हम क्या करेंगे, बक्सा है उसको चारों तरफ से ढकना है, यानी बक्सा का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हमें ढकना है। अब इसका लागत क्या है 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 70 से गुना कर देंगे। यूनिट देख लीजिए, देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर है, मीटर है, जो सेंटीमीटर में है उसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए। तो हमारे पास जो लंबाई है वह आपका क्या है 2.5 मीटर है, इसको छोड़ दीजिए मीटर के रूप में है तो वैसे ही। चौड़ाई कितना है 2 मीटर है। ऊंचाई कितना है आपका 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, 0.9 मीटर हम लिख सकते हैं। इतना सेंटीमीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 मीटर। यह दरअसल क्या था 90 सेंटीमीटर था, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर लिए। हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन आपका 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई करिए, 2.5 में 2 से गुना करिएगा 5 हो जाएगा, 2.5 गुना 2 प्लस एल बी हो गया, फिर बी एच 9 दूना 18 1.8 हो जाएगा, और प्लस एल एच इसमें इससे गुना करिए 25 नमा 225, इसमें भी पॉइंट इसमें भी पॉइंट, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 2.25। क्या किए हैं दरअसल हम यहाँ पे, बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, क्योंकि बक्सा जो है वह घनाभ के आकार का होता है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, क्योंकि बक्से को पूरी तरह से ढकना है, यानी पूरे बक्से को ढकना है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकना है। अब इसी का जो वैल्यू आएगा ना उसमें कितना से गुना कर देंगे हम 70 से गुना कर देंगे, क्योंकि जितना क्षेत्रफल होगा उसका 70 गुना कीमत यहाँ पे लगना है। अब क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ से जोड़िए वैल्यू को, क्या वैल्यू आता है देखिए 5, सबसे पहले तो यह 5 हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 8 10, 0 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 और 5, 3 और 5 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। जब सभी वैल्यू को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ देखिए 5 पॉइंट के 2 अंक के बाद 5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 होगा, तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, पॉइंट के एक स्थान बाद देखिए 2 8 10, 10 का 0 हासिल 1, अब 2 1 3 और 5 8 और 1 9, 9.5 हो गया, और इसमें हम गुना करेंगे कितना 70 गुना कितना है आपका, इसको इसको हम कर लेंगे यहाँ पे 9.05 आया। अब इसको दोगुना करना है, तो दोगुना कर लीजिए। जब आप इसको दोगुना करिएगा तो 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 0 में 2 से गुना करेंगे 2 हासिल वाला 1 रह जाएगा, और 9 दूना 18, 18.1 आया। इसका वैल्यू क्या आया 18.1, जब हम इसमें इससे गुना किए, ठीक है, जब हम इससे गुना किए और इसमें गुना कर देना हमें कितना से 70 से, 70 से गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है 0, और आगे देख लीजिए एक और 0 है तो एक और 0 दे दिए, बाकी वैल्यू का आपस में गुना कर लीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 18 सते 126 हो जाएगा, यानी कि 1267, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव 1267 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इसका वैल्यू क्या आया आपका 9.05। अब 9.05 में 2 से गुना करिएगा तो 18.10 आएगा, और इसमें फिर 70 से गुना करिएगा 1267, विकल्प डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यू और कोण एस का जो है योगफल 150। भाई चतुर्भुज के चारों कोण, अगर हम इस तरीके से कोई चतुर्भुज बना लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू आर एस इस तरह से है, तो चतुर्भुज का यहाँ पे बोला क्या है कि क्यू और एस दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 150, इन दोनों का योग कितना है 150 है, ठीक है, इसका और इसका योग 150 है। बाकी देख लीजिए पी और आर के बारे में बोला कि यह 4, और अब जो बच गया दोनों वह पी और आर वह 4 और 3 के अनुपात में है, यानी इस कोण का माप 4 तो इसका मान 3। एक चीज जान लीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो अगर यह वाला मिलाकर के 150 है, इसका मतलब कि पी और आर यह दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, यह दोनों मिलाकर के आपका हो जाएगा 360 में से 150 माइनस करिए 210 हो जाएगा, 210 होगा, 210 में 150 जोड़िएगा 360 हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो अगर यह दोनों 150 है तो बाकी दोनों का योग 210 होगा, जबकि यहाँ देखिए बाकी दोनों 4:3 के अनुपात में है, जबकि इन दोनों का योग 210, जबकि अनुपात में इनका योग 3 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा, हमें एंगल आर का मान बताना है, यानी अनुपात 3 का मान, तो 3 से हम गुना कर लेंगे, 3 7 21 70, और 70 7 21 210 डिग्री आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एंगल आर का मान पूछा है, पी और आर का अनुपात दिया है ना, पी का पूछता तो अनुपात 4 का मान, तो इस फिगर को बनाने का जरूरत ही नहीं था, हमें क्या पता है
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। दो कोण का योग आपका 150 दिया है, यानी बचे दो कोण का माप क्या होगा, 210 होगा। और वह दोनों का अनुपात 4:3 है, यानी 4:3 में जो वैल्यू है उसका योग 210 है। अनुपात में इसका योग क्या होगा, 4 और 3। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अनुपात में इसका योग क्या होगा, 4 और 3 7, वास्तव में कितना है 210। तो 210 अनुपात 7 का मान है, हमें क्या बताना है, एंगल आर का मान, यानी कि 3 से गुना। तो 7 तिया 21, यहाँ 30 हो जाएगा, 30 गुना 3 यानी कि 90 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसका योग 4 3 7 होगा ना, जबकि वास्तव में कितना है 10। आगे चलिए, यहाँ देखिए 450, 1500 और 1650 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काटे। तो सभी को काटने वाला देखिए इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 200। क्या 200 सबको काटेगा, नहीं काटेगा। चलिए 200 देखिए, 200 तिया 600 हो जाएगा, 200 दूना 400 के बाद सीधे 600 नहीं काटेगा, इसको हटा दीजिए। क्या 150 सबको काटेगा, देखिए 15 तिया 45 काट देगा, 15 गुने 10 1500 काट देगा, 15 इसको भी काटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 कम 15 काट देगा। विकल्प सी हमारा आंसर है। एचसीएफ जब भी निकालना होगा वाई ऑप्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़े ऑप्शन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्या को काटता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 200 है। 200 अगर सबको काट दिया तब तो यही एचसीएफ होगा, लेकिन 200 सबको नहीं काट रहा है, छोड़ दिए इसको। इससे चेक किए, यह सबको काट रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 50। 50 से छोटी कुल कितना अभाज्य संख्या है, 15। 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, 25। 50 और 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा, 10। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। आगे बढ़िए, देखिए नीचे दिए गए व्यंजक का मान बताना है। आपको पता है बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग होगा फिर प्लस होगा, तो 18 में 3 से भाग करेंगे 6, 6 12 18। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर गोलाकार क्या है, धातु का एक गेंद है। इसे पिघलाता है और पदार्थ का उपयोग करके एक ठोस बेलन बनाता है, यानी गोला को पिघला के बेलन बनाया गया। इसका मतलब गोला का आयतन बेलन का आयतन बराबर होगा। हम गोला का आयतन निकाल लेते हैं। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू क्या होगा, देखिए व्यास है 6 सेंटीमीटर ना, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब कर लिए भाई, 6 सेंटीमीटर क्या है आपका व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या, 6 का आधा 3, 3 का क्यूब कितना 27, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। आगे अब बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका और व्यास और इसका व्यास, बेलन बनाने के लिए बेलन का व्यास गेंद के व्यास के बराबर है, यानी बेलन का व्यास भी 6 होगा तो बेलन का त्रिज्या भी 3 होगा। तो त्रिज्या 3 है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इंटू एच इसका हमें निकालना है। ठीक है, चलिए बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, दोनों का त्रिज्या आपका इक्वल है, ऊंचाई हमें बताना है। पाई से पाई को हटा दीजिए, कट गया। यहाँ से देख लीजिए 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 से 3 चला गया, इधर क्या बचा 4, और इधर क्या है एच। एच का वैल्यू क्या होगा 4। एच क्या माने थे, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आपका आंसर। आगे देखिए, 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। आप बताइए कि 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना समय लगेगा, 4 घंटा। सीधी सीधी बात है, देख के बता सकते हैं। और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या समय लगेगा, 30/30, इतना दूरी यही चाल है, 1 घंटा लगेगा। हमें क्या बताना है, कार का औसत चाल। कुल दूरी कितना हो गया, पहला दफा 80 और फिर 30, 80 और 30 110 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना घंटा में, पहले 4 और फिर 5 घंटा में। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया 22 घंटा। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितना तय करता है, 80 और 30 110, तो कुल दूरी 110 हो गया। और कुल समय कितना लगता है, 80 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से तो 4 घंटा, और 30 की दूरी 30 के चाल से तो 1 घंटा, 5 घंटा। तो इतनी दूरी इतना समय, कुल दूरी कुल समय आपका औसत चाल निकल जाएगा। आगे बढ़िए, दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का मीनार है। देखिए दो समानांतर सड़क हो गया, एक सड़क हमारा यहाँ पे है, एक सड़क हमारा यहाँ पे, और इसके बीच में एक आपका मीनार है। और इस मीनार का ऊंचाई कितना है आपका, मीनार का ऊंचाई आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर। चलिए यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए। आगे देखिए क्या बोला है, मीनार के शिखर से दोनों सड़कों का अवनमन कोण 30 डिग्री। देखिए दोनों का अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी अगर मीनार के शिखर से यह सड़क का यह पॉइंट है 30 डिग्री, और दूसरा का कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें क्या बताना है, सड़क एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है, सड़कों के बीच की दूरी बताना है। यानी यह हमारा पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी है, यही इसके बीच का दूरी हो गया। इसको हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी मान लेते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री के केस में क्या होता है, लंब बराबर आधार। तो लंब कितना है 10, तो आधार भी कितना हो जाएगा 10। खत्म इधर का काम। आगे चलिए,
अब अगर यह 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जब भी बात हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की करते हैं। यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें यह 30 डिग्री है, यह फिक्स है 90 डिग्री, तो तीसरा 60 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो यह 30 है, यह आपका 90 है, 90 30 120, तो यह 60 हो गया। अब 30 डिग्री के सामने का भुजा अगर 10 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने का भुजा 10 गुना √3 मीटर होगा, यानी क्या होगा 10 √3 मीटर। कितना हो जाएगा 10 √3। 30 डिग्री के सामने का भुजा 10, तो यह 60 है ना, 60 के सामने का भुजा इसका √3 गुना। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना है, तो 10 √3 के लिए हम लिख सकते हैं 10 गुने 1.73। दशमलव के कितने अंक तक है, 2 अंक तक है, तो इतना ही लेंगे। तो 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 17.3 हो जाएगा, दशमलव का स्थान पीछे आ जाएगा, तो यह वैल्यू 17.3 हो गया और यह 10 है, यानी कुल दूरी इसके बीच का क्या हो जाएगा 17.3 और +10 यानी 27.3। 27.3 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। 3 2 भी हम ले सकते थे, अगर हम 3 2 ले लेते यहाँ पे तो यहाँ भी 3 2 आ जाता, यहाँ भी हमारा 3 2 आ जाता, 3 2 और प्लस यह 10 है ना, तो 27.32। 27.32 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 के बराबर हानि होती है। कितना हानि होता है 1/11 का, यानी 11 रुपया के वस्तु पर 1 रुपया का हानि। तो 11 रुपया के वस्तु पर हानि कितना का, देखिए यह दर्शाता है लॉस को। लॉस कितना का 1 का, वस्तु कितना का 11 का, तो 11 के वस्तु में 1 का हानि होगा, यानी कि वस्तु का क्रयमूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 रुपया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी दुकानदार को 10 रुपए में पेन बेचने पर, तो विक्रय मूल्य 10 रुपया, यूनिट वाइज विक्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 का मान है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है पेन का क्रय मूल्य यानी 11 यूनिट का मान, तो 11 से गुना कर देंगे, इससे यह कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 रुपया हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1/11 भाग की हानि होती है, यानी 11 रुपया में 1 रुपया का हानि, विक्रय मूल्य 10 हो जाएगा। आगे चलिए, 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे का के आयु का योग 40 वर्ष। अच्छा, 5 बच्चे के आयु का योग 40 वर्ष है, यानी पांचों का औसत आयु क्या हो जाएगा 40/5 8 वर्ष। अच्छा, पांचों का जो औसत आयु होगा वह बीच वाला का आयु हो गया, औसत आयु यानी बीच वाला का आयु। तो 2-2 वर्ष के अंतराल पर जन्म हुए 5 बच्चे में से बीच वाला का आयु 8 वर्ष है, तो इससे आगे वाला का 10 होगा और सबसे जो बड़ा वाला होगा वह 12 होगा। इससे पहले वाला का 6 होगा और जो सबसे छोटा वाला होगा उसका आयु 4 वर्ष होगा। आप देख सकते हैं, सबको जोड़ के देखिए 40 हो जाएगा, 4 6 10 और 8 18, 18 10 28, 28 12 40 हो रहा है, और सब 2-2 वर्ष के अंतराल पर है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़े बच्चे का आयु यानी क्या हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। रिपीट कर रहे समझिएगा, 2 वर्ष के अंतराल पर यानी 2-2 के गैप पे है। कितना बच्चा है 5 बच्चा है। 5 संख्या का औसत क्या होता है तीसरा संख्या होता है। अब 5 संख्याओं का, पांचों बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष, यानी इनका औसत आयु 40/5, 5 का योग 40 है तो औसत 40/5 8 वर्ष। तो बीच वाला का आयु 8 वर्ष, तो सबसे बड़का जो आयु होगा जो होगा उसका आयु हो जाएगा, तीसरा बच्चा का आयु अगर 8 है तो सबसे बड़ा 5वां बच्चा होगा उसका आयु कितना हो जाएगा +2 करने पे आ जाएगा 30% 35%। कई कई दफा यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। x प्लस जो पहला छूट है उसमें दूसरा को जोड़िए, x + y और माइनस लिखिए xy गुना 100। xy गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यही तो होगा x + y - xy गुना 100। 0 से 0 काटिए, इसमें 35 जोड़ेंगे 65, और 65 में से 35 3 105 में से 10.5 माइनस करेंगे, 35 × 3 105, 10 से भाग करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव, 65 में से 10 माइनस करेंगे 55, 55 में से 0.5 माइनस करेंगे 54.5% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प ए, x + y - xy/100। आगे देखिए, यह क्वेश्चन आपका अधूरा है। 1/3 भाग 7% ब्याज पर, और कितना भाग या पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन राइट करके वापस से आते हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। भाई 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 होगा, दूसरा गुणज 6 होगा, तीसरा गुणज 9 होगा, चौथा गुणज 12 होगा, पांचवा गुणज 15 होगा। हमें क्या बताना है इसका औसत, लगातार आने वाले संख्या का औसत मिडिल टर्म होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। लगातार आने वाला संख्या का औसत मिडिल टर्म। 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा 9, चौथा 12, पांचवा 15 हो जाएगा। हमें क्या बताना है इसका औसत मिडिल टर्म होगा। आप चाहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, 15 3 18/2 कितना आ जाता 9। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का पहला गुणज 3, 3 का पांचवा गुणज 3 5 6 15, बस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, 18/2 आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पीछे के सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आपका देखा जा चुका है। आगे देखिए, एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल महीनों का औसत मासिक वेतन 8,000। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल हो गया, इन 4 महीने का औसत मासिक वेतन 8,000। तो 4 महीने का औसत वेतन 8,000, यानी कुल वेतन 8,000 × 4 32,000 हो जाएगा।
औसत वेतन है 4,000 प्रत्येक महीना का, तो 4 महीना का 32,000। आगे देखिए फिर क्या बोला है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ से फरवरी इधर लिखते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 4 महीना का औसत जो है वो 85,000, ज़्यादा है इसलिए ऊपर लिखे हैं, 8500 है। तो कुल वेतन 8500 गुने 4, 8 चौक 4, तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, 34,000 हो जाएगा। पहले 4 महीना का कुल वेतन इतना, अगले 4 महीना का कुल वेतन इतना। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेना है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो घटाइए, इसको घटा रहे तो नीचे वाला सबका चिन्ह आप बदल लीजिए, घटा लीजिए। देखिए जनवरी तो नहीं है इसमें, फरवरी प्लस में माइनस में कट गया, मार्च प्लस में माइनस में कट गया, अप्रैल प्लस में माइनस में कट गया। ऊपर में क्या बचा आपका, मई है, ध्यान रखिएगा लास्ट में है मई, और माइनस इधर क्या बचा, जून, जनवरी, जनवरी आपका माइनस में, देखिए जनवरी है ना, यह मई है, बराबर 34,000 में से 32,000 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 2,000 बचेगा। आगे देखिए मई का वेतन 6500 है, तो मई का वेतन कितना, 6500, तो यहाँ 6500 रख दिए, 2,000 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर इधर क्या हो गया, जे यानी कि जनवरी, 6500 में से 2,000 माइनस करिएगा, क्या बचेगा, 4500, यानी जनवरी का वेतन आपका कितना हो गया, 4500 हो गया। आंसर यहाँ पे आपका बन रहा है 4500। यदि 3 संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में, ठीक है, उनका योग 3800, उनका योग कितना, 3800, अनुपातिक योग बताइए कितना है, सर अनुपातिक योग है 5, 6, 11, 8, 19, यानी 3800 अनुपात 19 का मान है, 19 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकला। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन है, अनुपात 8 का मान 6, 8 से गुना कर लीजिए, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना, 1900 दूना 3800, 8 दूना 1600, आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, हमें क्या बताना है, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर के कुल कितना टिकट बिका। शुक्रवार को यहाँ देख लीजिए, कैश में बिका है 725, ऑनलाइन 525, 725 में 525 जोड़ेंगे 1250, आंसर हमारा क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। तो इस तरीके से यह सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। कुल मिला के 3 सेट हम लोग अब तक देख चुके हैं। अगर पीछे का सेट आप नहीं देखें तो उसको भी जरूर देखिएगा, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।